वो 10 दिन। पार्ट 26। छठवां दिन। अगले दिन संजू दोपहर तक चौथा कारण लिख नहीं सका कि तभी गुरुजी आए और उसके हाथ से कागज लेते हुए कहने लगे, उम्मीद है तुमने कारण लिख लिए होंगे। संजीव की हालत उस विद्यार्थी की तरह हो गई जिसने होमवर्क ना किया और उसके टीचर उसकी कॉपी चेक कर रहे हो। गुरुजी ने कागज देखा और एक गहरी सांस छोड़ी और कहने लगे, मुझे लगा ही था, कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस ने ही तुमको डुबो दिया। यह सुनकर संजीव अपनी बगल में झांकने लगा। चलो 3 ही सही कारण तो लिखे तुमने, जिसमें से सिर्फ एक ही कारण सही है। नहीं, मैंने तो वही कारण बताया जिन पर मुझे वाकई में गुस्सा आता है। सच में? गुरुजी ने संदेह की दृष्टि से देखते हुए कहा। चलो तुम्हारी इस बात को भी परख लेते हैं। तुमने पहला कारण लिखा है कि जब कोई दूसरा गलती करता है तब तुमको गुस्सा आता है, सही ना? गुरुजी ने संजीव से पूछा। संजीव ने हाँ में सर हिलाया। तो एक बात बताओ, जब तुमने यह जाला देखा तब तुमने गुस्से में प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? गुरुजी ने दूसरा प्रश्न पूछा। संजीव को समझ नहीं आया वह क्या कहे। हाँ, वह तो आपका स्टाफ है ना, तो मैं क्यों उन पर गुस्सा करूँगा? आपके स्टाफ से गलती हुई। संजीव ने अपनी सफाई देते हुए कहा। हाँ, पर गलती तो हुई है ना। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं, वह मेरे आश्रम का सदस्य है, उसकी गलती की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुमने गुस्सा नहीं किया। गुरुजी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को मेज पर रखकर संजीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर ऐसा है तो उस दिन तुमने भोजनालय में रामदीन पर गुस्सा क्यों किया, जबकि वह भी तो मेरे ही आश्रम का सदस्य है? अगर तुम्हें शिकायत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? रामदीन वही आदमी था जो रोज भोजनालय में सभी व्यक्तियों को खाना परोसता था और उस दिन गुस्से पे आकर संजीव ने उसी के ऊपर थाली फेंकने जा रहा था। यह सुनकर संजीव के होश फाख्ता हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। फिर गुरुजी कुर्सी पर थोड़ा पीछे होकर बैठ गए और हाथ बांधते हुए कहने लगे, बोलो संजीव, क्या जवाब है तुम्हारे पास? संजीव की ज़बान को मारो ताला लग गया हो। चलो अच्छा, इसका छोड़ो, दूसरा कारण लेते हैं। तुमने लिखा कि जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुमको गुस्सा आता है। अगर ऐसा है तो उस दिन जब मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, तुमने क्यों नहीं प्रतिक्रिया कोई दी? गुरुजी तर्क पेश करते जा रहे थे, लेकिन संजीव को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। गुरुजी ने संजीव को खामोश देखकर कहा, वास्तविकता तो यह है संजीव, गुस्सा करना तुम्हारी आदत और कमज़ोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। संजीव ने गुरुजी की बात को नकारते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरी बात का जवाब दो। संजीव थोड़ा थोड़ा गुरुजी की बात से सहमत था, पर उसका अपना ईगो उसके आगे आ रहा था, इसलिए उसने गुरुजी की बात को काटने के इरादे से कहा, आप शायद भूल रहे हैं, आप ही ने तो कहा था कि गुस्सा एक ऊर्जा है जो सबके अंदर रहती है। तो जाहिर सी बात है, मेरे अंदर भी गुस्सा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। इस बात पर संजीव ने ऐसा मुंह बनाया जैसे मानो कह रहा हो, गुरुजी आप मेरी इस बात का जवाब दो। संजीव, क्या तुम आधी ही बात सुनते हो या सिर्फ अपने हिसाब से बातों का मतलब निकालते हो? तुम्हें यह याद है, पर यह याद नहीं कि मैंने यह भी कहा था, वह एक अग्नि की तरह है।
जिसे ज्योति की तरह चलाओगे तो रोशनी देगी और दावानल की तरह जलाओगे तो पूरे जंगल को जला देगी। उस बात का मैंने उदाहरण भी दिया था। गुरुजी ने अपने सर से संजीव की ओर इशारा किया, जिसका मतलब था कि उन्होंने संजीव को उदाहरण देकर लोगों को यह बात समझाई थी। इस बात पर संजीव ने मुंह बनाकर अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे गुरुजी की बातें बेकार के तर्क के अलावा कुछ भी नहीं लग रही थी, जिसे वो सुनना भी नहीं चाहता था। संजीव की प्रतिक्रिया देखकर गुरुजी ने उससे कहा, तो तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है। गुरुजी की बात सुनकर संजीव ने गुरुजी की ओर देखते हुए कहा, यह सब किताबी बातें हैं। जो झेलता है ना वही जानता है। जब रातों रात आपको आप ही के घर से, आपके परिवार से निकाल दिया जाए और आप कुछ न कर पाए। यह बात संजीव ने दांत पीसते हुए कही। उसके चेहरे पर रोष साफ झलक रहा था। संजीव, तुम अकेले ही नहीं हो जिसके साथ यह हुआ, और फिर तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार था। तुम जानते हो, न जाने ऐसे कितनी औरतें हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है और उनके साथ उनका परिवार भी नहीं होता। गुरुजी ने संजीव की बात सुनकर कहा। इस बात पर संजीव इरिटेट होते हुए बोला, दुनिया में क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं पैदा ही हुआ हूँ अन्याय झेलने के लिए। ये बात कहते हुए संजीव ने अपनी हाथ की मुट्ठी बनाकर मेज पर मारी। न जाने क्यों संजीव की इस हरकत पर गुरुजी की आंखों में नमी आ गई, जिसे संजीव देख न सका। वह कुर्सी से उठे और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और संयमित होकर संजीव से कहा, इस वक्त तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। फिर उन्होंने 2-3 बार गहरी सांस छोड़ी, मानो खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर संजीव से पूछा, मैंने सुना है कि तुम गाड़ी बहुत अच्छा चला लेते हो। संजीव ने भी हाँ में जवाब दिया। तुम यह काम तो पूरा नहीं कर पाए, पर कल तुमको एक नया काम करना है। तुमको ताराजी को लेकर बाहर जाना होगा। कहाँ? संजीव ने असमंजस में होकर पूछा। उन्हें कुछ काम है। वैसे तो हर बार लक्ष्य ले जाता है, पर कल लक्ष्य व्यस्त है, इसलिए तुम जाओगे। गुरुजी ने तुम जाओगे शब्द पर जोर देकर कहा। फिलहाल तुम खाना खाकर समय पर प्रांगण में आ जाना ध्यान के लिए। ये कहकर गुरुजी चले गए। उनके जाने के बाद संजीव ने लाचारी और खिसियाहट से मुंह बनाया और चल पड़ा गुरुजी के नियम को मानने के लिए क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।